डायन एपिसोड 77। नकुल ने रानी को बरगद के पेड़ के पास पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए कुलदीप और सरपंच वहां पहुंच गए। सरपंच ने नकुल को बुरी तरह लताड़ा। वो अपने जान की दुहाई मांगने लगा। नकुल ने सरपंच और कुलदीप को उनके ड्रग्स धंधे के बारे में बता के सारी बाजी पलट दी थी। दोनों हैरान तो तब रह गए जब नकुल ने उनके धंधे में अपना हिस्सा मांग लिया था। देर रात घर में बैठे सरपंच और कुलदीप इंस्पेक्टर नकुल के बारे में बात कर रहे थे। सरपंच ने उलझन भरी आवाज में कहा, मैंने इसे मामूली दरोगा समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो हमारा ही नुकसान करवाने पर तुला है। कुलदीप तो अपने ही ख्यालों में खोया था। वो नकुल के नकेल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे सिर्फ एक ही उलझन खाए जा रही थी कि आखिर उस इंस्पेक्टर को उनके अफीम की खेती और धंधे के बारे में पता कैसे लग गया था। सरपंच भड़कते हुए कुलदीप से बोला, लाख बार समझाया है तुझे कि उस रानी को देर रात मनहूस बरगद के पेड़ के पास भटकने मत दे, पर तेरे कान में मेरी आवाज ही नहीं पड़ती। और अब तेरी वजह से नौबत ये आ गई कि हमारे तलवे चाटने वाला हमें ही कदमों के नीचे रौंद के चला गया। सरपंच जान गया था कि उसने सांप को पनाह दे दी है। इंस्पेक्टर नकुल की होशियारी अब दोनों से छिपी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसने सरपंच के अफीम की खेती और चकिया में चल रहे ड्रग्स के व्यापार को पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उसने सरपंच के व्यापार में अपना हिस्सा भी निर्धारित करवा लिया था और उसे पता था कि सरपंच के पास इतने पैसे कहां से आ रहे थे। कुलदीप ने सरपंच की बात बीच में ही काटते हुए पूछा, पर हम उसे कोई हिस्सा नहीं देने वाले। वो बहुत ज्यादा मांग रहा है ना पिताजी। सरपंच ने आंखें तरेर के कुलदीप को देखा और फुफकारते हुए बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। क्या करना है और क्या नहीं मैं समझ लूंगा, और अब नकुल के साथ क्या करना है ये वो देख लेंगे। कुलदीप समझ गया सरपंच किसकी बात कर रहा था। सरपंच अपने ख्याल में ही खो गया था और कुलदीप बैठा उसका मुंह ताक रहा था। नकुल अपने कमरे में बैठा कांच की ग्लास में शराब पी रहा था। उसके चेहरे पे सरपंच को कुचलने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पैकेट से निकाल के नकुल ने सिगरेट जलाई और कश लेते हुए वो सरपंच के धंधे का पैमाना लगाने लगा। एक कागज पे उसने ड्रग्स के धंधे से आ रहे पैसों का अंदाजा लिख लिया था, जिसे देख उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। अचानक वो शांत हो गया। नकुल ये तो जान ही गया था कि सरपंच के पास से उसे काफी पैसा मिलने वाला था, पर रानी के ख्याल ने उसे शांत कर दिया। नकुल अभी भी इस बात से अनजान था कि रानी उस बरगद के पेड़ के पास क्यों मंडराती रहती है या उसकी पूजा पाठ का क्या कारण था। अगले दिन अभिमन्यु जब सो के उठा तो उसने देखा दीनदयाल रोज की तरह किचन में नाश्ता बना रहा था। अभिमन्यु ने उसे समझाया कि उसे ड्यूटी के वक्त चौकी में ही होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नकुल दीनदयाल को कुछ कहे। दीनदयाल अभिमन्यु की बात कैसे टाल सकता था। वो फौरन ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा। तभी सरला देवी ने उसे रोका और बताया कि वो भी दीनदयाल के साथ बाहर जा रही है। अभिमन्यु अचंभित था कि आखिर उसकी अम्मा दीनदयाल के साथ कहां जाने वाली थी, पर वो कुछ नहीं बोला। सरला देवी ने बाहर निकलते हुए अभिमन्यु से बताया कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। बाहर निकलते ही सरला देवी प्रीति के घर की तरफ मुड़ गई। दीनदयाल समझ गया कि सरला जी प्रीति के घर जा रही थी। उसी वक्त प्रीति अपने घर से बाहर निकली थी। सरला देवी प्रीति के पास आई। उन्हें अपने सामने देख प्रीति चौंक गई थी।
सरला देवी ने सीधे मुद्दे की बात कहते हुए प्रीति से कहा, मैं तुम्हारा वक्त नहीं बर्बाद करूंगी। देखो, मैंने जो कुछ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, पर आज एक बार फिर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ कि मेरे करनी की सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरी वजह से तुम्हारी और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सरला देवी ने प्रीति को बताया कि वो अगले 2 दिनों में चकिया छोड़ के जाने वाली थी, जिसके बाद वो कभी दोबारा प्रीति को परेशान नहीं करेगी। तभी आयुषी भी वहां आ गई और उसने सरला देवी की बात को समर्थन देते हुए कहा, हाँ जीजी, मुझे भी लगता है अब अभिमन्यु को माफी मिलनी चाहिए और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्रीति कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी दोनों की बात सुन रही थी और फिर बोली, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ये कहकर प्रीति वहां से निकल गई। सरला देवी भी मुंह लटकाए अपने घर के लिए चली गई और आयुषी भी घर के अंदर वापस आ गई थी। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से कहा, प्लीज गॉड, मेरी बहन को थोड़ी बुद्धि दे दो ताकि वो एक सही कदम उठा सके और अभिमन्यु को माफ कर दे। वहीं रात के अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी के सहारे अभिमन्यु और दीनदयाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए थे। दीनदयाल को वहां जाना कभी पसंद नहीं था। उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने टॉर्च मार के देखा तो पेड़ के पास सिंदूर, फूल और भी पूजा के सामान पड़े हुए थे। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, हमें रानी का राज जानना ही होगा और मुझे लगता है वो आसपास ही कहीं है। ये सुन दीनदयाल और घबराने लगा और अभिमन्यु तुरंत समझ गया और उसने दीनदयाल को जोर से फटकारा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने एक लाल साड़ी में घूंघट काढ़े औरत दीनदयाल को नजर आई। उसने जैसे ही अभिमन्यु को डरते हुए उस तरफ देखने को कहा, वो औरत गायब हो गई। अभिमन्यु ने कहा, संभालो खुद को दीनदयाल, मैं जानता हूँ वो रानी ही है जो हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। इससे पहले कि वो दोनों अगला कदम बढ़ाते, सन्नाटे को चीरती पायल की छनछनाहट सुनाई देने लगी। दीनदयाल की तो डर के मारे हवा निकल गई। उसने कहा, सर जी, डायन आ गई। अभिमन्यु ने घूरते हुए उसे चुप करवा दिया और तेजी से उस ओर बढ़ा जिधर से पायल की आवाज आ रही थी। उसने दूर एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी थी और किसी पुतले की तरह खड़ी अभिमन्यु और दीनदयाल को अपने पल्लू के पीछे से घूर रही थी। आखिर कौन थी वो औरत, रानी या डायन? क्या सरला देवी की बात मानेगी प्रीति? और अब कैसे बचाएगा सरपंच अपने धंधे को? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।